सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने ही बच्चे की लीगल गार्डियन ना बन पाए सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे का पिता जिंदा है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सालों तक भारत में यही कानून था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट केस की जिसने सिर्फ सिर्फ एक शब्द को बदलकर माताओं के अधिकारों की पूरी कहानी ही पलट दी। अच्छा, एक परिवार में बच्चे की जिंदगी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना हो तो लीगली आखिरी हक किसका होना चाहिए? पिता का, माँ का, या फिर दोनों का बराबर? सवाल तो सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब बहुत पेचीदा है और यही सवाल इस पूरे मामले के केंद्र में था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे उस पुराने पिता प्रथम कानून की, फिर जानेंगे गीता हरिहरन के बारे में जिन्होंने इसे चुनौती दी, और ये भी देखेंगे कि कैसे बाद शब्द का मतलब बदला गया और इस एक बदलाव का असर आज तक कैसे महसूस होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस कानूनी ढांचे से जो दशकों से हमारे समाज में लागू था, वो नियम जिसने इस पूरी लड़ाई की नींव रखी। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक लीगल टर्म है, नेचुरल गार्डियन या प्राकृतिक संरक्षक। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है वो इंसान जिसे कानून बच्चे का ऑफिशियल केयरटेकर मानता है। मतलब बच्चे से जुड़े सारे बड़े फैसले लेने का हक उसी के पास होता है। और 1956 का जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट था वो इसी रोल को डिफाइन करता था। और यहीं पर थी सारी प्रॉब्लम। कानून का सेक्शन 6A बिल्कुल साफ साफ कहता था कि एक बच्चे का नेचुरल गार्डियन पहले पिता होगा और उसके बाद माँ। बस ये दो शब्द, उसके बाद, इन्हीं दो शब्दों ने लीगली एक माँ को अपने ही बच्चे की जिंदगी में दूसरे नंबर पर ला दिया था। मतलब जब तक पिता है, माँ की कानूनी हैसियत कम ही रहेगी। तो चलिए अब कानून की इन किताबों से बाहर निकलकर एक पर्सनल कहानी पर आते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने इस पूरे कानून को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है राइटर गीता हरिहरन की। मामला शुरू हुआ एक बहुत ही आम से घरेलू काम से। गीता हरिहरन, जो कि एक जानी मानी लेखिका हैं, और उनके पति, वो दोनों अपने बेटे ऋषभ के फ्यूचर के लिए उसके नाम पर कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते थे, बिल्कुल वैसा ही जैसा कोई भी माँ बाप करते हैं। तो हुआ ये कि पति पत्नी ने आपस में मिलकर तय किया कि माँ यानी गीता गार्डियन के तौर पर साइन करेंगी। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। वजह? आरबीआई ने कहा नहीं, कानून के हिसाब से तो सिर्फ पिता ही साइन कर सकता है। अब ये सुनने में छोटी सी बात लग सकती है, पर गीता हरिहरन के लिए ये जेंडर इक्वालिटी का सवाल था। और आरबीआई की इसी एक ना ने एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी जो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था और कोर्ट के सामने एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही गहरा सवाल था। कानून में लिखे उस एक शब्द बाद का असली मतलब आखिर है क्या? तो कोर्ट को यह तय करना था, क्या ये कानून सिर्फ जेंडर के आधार पर एक पिता को मां से ऊपर का दर्जा देता है? और अगर जवाब हां है, तो क्या ये हमारे संविधान के आर्टिकल 14 और 15 जो सबको बराबरी का हक देते हैं, उनका उल्लंघन नहीं है? सीधा सवाल था, क्या कोई कानून माँ और पिता में भेदभाव कर सकता है? और देखिए, ये केस अब सिर्फ गीता हरिहरन का पर्सनल मैटर नहीं रह गया था। पूरे देश के जो बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स थे, उन सब का ध्यान इस पर आ गया। देश के टॉप लॉ जर्नल्स में इस पर बहस छिड़ गई कि एक परिवार का ये छोटा सा दिखने वाला मामला असल में हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ है। और फिर आया कहानी का टर्निंग पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा शानदार रास्ता निकाला जिसने कानून को बदला तो नहीं, पर उसकी आत्मा जरूर बदल दी। तो देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। बहुत ही क्लेवर। उन्होंने कानून में कोई बदलाव नहीं किया, बस एक शब्द का मतलब ही बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून में जो बाद शब्द लिखा है उसका मतलब यह नहीं है कि पिता की मौत के बाद, नहीं, इसका मतलब है पिता की गैर मौजूदगी में, यानी इन द फादर्स एब्सेंस। यह बस एक शब्द का हेरफेर था, लेकिन इसने माताओं के अधिकारों की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। और कोर्ट ने यह भी साफ किया कि गैर मौजूदगी या एब्सेंस का मतलब सिर्फ फिजिकली दूर होना नहीं है। इसे और भी डिटेल में समझाया गया। मतलब अगर पिता बच्चे के मामलों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा, या वो कहीं और रहता है, या फिर किसी भी शारीरिक या मानसिक वजह से बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता, इन सभी सिचुएशन में मां को ही नेचुरल गार्डियन माना जाएगा। तो ये फैसला सिर्फ एक केस का नतीजा बनकर नहीं रह गया। इसने भारतीय कानून में एक ऐसी लहर पैदा की जिसका असर हम आज तक महसूस करते हैं।
इस जजमेंट ने एक बहुत ही ज़रूरी लीगल प्रिंसिपल को फिर से मजबूती से स्थापित किया, और वो ये है कि बच्चे का कल्याण, मतलब द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, सबसे ऊपर है। ये किसी भी माँ या बाप के अधिकारों से भी ऊपर है। मतलब कोर्ट का हर फैसला बच्चे के भले को देखकर लिया जाएगा, ना कि किसी पुराने भेदभाव वाले नियम के आधार पर। गीता हरिहरन के केस ने आने वाले समय के लिए एक रास्ता बना दिया। इसके बाद एबीसी वीएस स्टेट जैसा एक और लैंडमार्क केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक कदम और आगे गया। कोर्ट ने कहा कि एक अनमैरिड मां को अपने बच्चे की अकेली गार्डियन बनने का पूरा हक है, और इसके लिए उसे पिता का नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। यह वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन देखिए, कानूनी जीत और जमीनी हकीकत में अक्सर एक गैप रह जाता है। इस फैसले के बावजूद आज भी कई सिंगल मदर्स को पासपोर्ट बनवाने या स्कूल में एडमिशन कराते वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अधिकारी आज भी उनसे पिता के साइन या एनओसी मांग लेते हैं। इससे पता चलता है कि कानून तो बदल जाता है, पर सोच को बदलने में कितना वक्त लगता है। और यहीं से हम आज के दौर में आते हैं। अब लड़ाई सिर्फ कानून की व्याख्या की नहीं है, बल्कि इस पूरे भेदभाव वाले कानून को जड़ से बदलने की है। और ये बात सिर्फ कोर्ट्स तक ही नहीं रुकी। 2015 में भारत के लॉ कमीशन ने भी ऑफिशियली ये रेकमेंड किया कि इस कानून को बदला जाना चाहिए। कमीशन ने साफ साफ कहा कि माँ और पिता दोनों को एक साथ बराबर का गार्डियन माना जाए। किसी एक को दूसरे से ऊपर रखने का अब कोई लॉजिक नहीं है। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट और देश की सबसे बड़ी कानूनी सलाह देने वाली बॉडी यानी लॉ कमीशन दोनों ही जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि इस फैसले के 25 साल बाद भी हमारी संसद ने उस पुराने कानून को पूरी तरह से बदला क्यों नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कानून बनाने की राह में असली रुकावटें आखिर हैं क्या।